नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और निवेश की बारीकियों के साथ आज हमारा शो काफ़ी खास है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आपके निवेश पर कितना टैक्स लगता है। यानी आप जब भी निवेश करते हैं ना, तो टैक्स का एंगल या इम्प्लीकेशन आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ये आप कैसे करेंगे और टैक्स प्रणाली में किस तरह के बदलाव हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, विस्तार से इस पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज मनी मंत्रा में। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। एनबीएफसी से एजुकेशन लोन में रखें किन बातों का ख्याल और एजुकेशन लोन पर टैक्स के फायदे क्या हैं, जानने के लिए आज मनी मंत्रा की ये खास पेशकश जरूर देखें। क्या है एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और कैसे एआईएस में टैक्स पेयर्स की जानकारी शामिल होती है, बताएगा मनी मंत्रा। और मनी मंत्रा में आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात हो, एसआईपी की शुरुआत करनी हो या अपने निवेश को बढ़ाना हो, आपकी कमाई से जुड़े अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 9619873567 पर। चलिए, मनी मंत्रा में आज जो पहला आधा घंटा है ना, हम टैक्स पर बात करने वाले हैं और न सिर्फ टैक्स प्रणाली में हुए बदलावों पर आपको जानकारी देंगे, बल्कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने निवेश को लेकर टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। आपके सवालों को भी शो में शामिल करेंगे और इन सब के लिए आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान, टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर और तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ एआईएस के साथ, जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। एक कॉमन सी कंफ्यूजन जो कि बहुत सारे लोगों को इसको लेकर दिमाग में है कि ये 26AS से अलग कैसे है। तो मेरे ख्याल से शुरुआत हम इसी से करते हैं। दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये बता दीजिए हमें पहले। देखिए कविता, जो 26AS है उसमें थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे आपका टीडीएस कितना कटा है, टीसीएस कितना कलेक्ट हुआ है। हाल ही में इन्होंने एसएफटी भी दिखानी शुरू करी, साथ में एडवांस टैक्स आपने पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है। ये चीजें आपको 26AS में देखने को मिलती है, जिससे आप अपनी रिटर्न को मैच करके रिटर्न फाइल कर देते हैं। वहीं अगर हम एआईएस की बात करें तो एआईएस में सारी जानकारी, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने अपने पैन के अंडर की है, चाहे वो सेल है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो कुछ भी है, वो सारी जानकारी आपको एआईएस में देखने को मिलेगी। यानी देखिए, सैलरी से रिलेटेड आपका कितना टीडीएस कटा है, आपकी कोई इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट है जो 26AS में यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, और ज्यादातर लोग उसको रिटर्न में दिखाना या तो भूल जाते हैं या जानबूझ के छोड़ देते हैं कि फालतू में इसको क्यों दिखाना है, इस पे क्यों टैक्स भरना, छोटा मोटा अमाउंट है, छोड़ देते हैं। वो देखने को मिलेगा। आपका एफडी से जितना इंटरेस्ट आता है वो सारा, वो 26AS में भी टीडीएस दिखता है, लेकिन इसमें आपकी बहुत सारी एफडीज दिख रही हैं जो ज्यादातर 26AS में नहीं दिखती हैं। डिविडेंड, अगर उस पर टीडीएस नहीं भी कटा है तो भी आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। कोई फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो देखने को मिलेंगी। सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है वो भी देखने को मिलेंगी। सेल परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो भी आपको एआईएस में देखने को मिलेंगी। और ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं, अगर हम कैपिटल गेन की बात करें, जो सेल परचेज ऑफ शेयर्स है या प्रॉपर्टी की है, तो कुछ लोग जब छोटे अमाउंट की ट्रांजैक्शंस करते हैं इसमें, तो उसको रिटर्न में दिखाना जरूरी नहीं समझते। तो अब वो इन चीजों से बच नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने पैन के अंडर, वो सारी की सारी आपको एआईएस में देखने को मिलेगी और आपको वो सारी की सारी अपनी रिटर्न में इंक्लूड करनी होगी। कहना चाहती हैं कि जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो एक तरह से आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो आपके हाथ में आपको दी जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा बारीकी में मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब आपने बहुत बखूबी अंतर हमें समझा दिया है, लेकिन क्योंकि आज हमारा मुद्दा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का, तो इसी पर अब बारीकी से फोकस करते हैं। किस तरह के ट्रांजैक्शन डिटेल्स की इसमें जानकारी दी जाती है? देखिए, जैसे आपने सपोज करें आपने अपने शेयर्स खरीदे और आपने शेयर्स बेचे, तो इस चीज की जानकारी आपको 26AS में नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन अब जब आप रिटर्न भरने बैठेंगे तो आप अपना एआईएस चेक करेंगे। जब आप एआईएस चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार के पास ऑलरेडी इसकी जानकारी है कि
आपने शेयर्स को खरीदा है या बेचा है। तो खरीदने पे तो कोई टैक्स लगता नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, बहुत बड़े अमाउंट के खरीदे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया। और अगर आपने शेयर्स को बेचा है या प्रॉपर्टी बेची है या कुछ भी ऐसा बेचा है, तो आपको उस पे जो कैपिटल गेन हुआ है वो आपको अपनी रिटर्न में दिखाना होगा। यूजुअली लोग ये कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें सेविंग्स का इंटरेस्ट आता है या आपका एफडी से इंटरेस्ट आता है, ये सारी चीजें रिटर्न में नहीं दिखाते थे और सरकार को इससे रेवेन्यू का लॉस भी होता था और बाद में कई बार नोटिस भी आते थे। तो मुझे लगता है ये इससे नोटिस भी अवॉइड होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एआईएस देख के अपनी रिटर्न भरेंगे, आप सारी जानकारी सही भरेंगे तो आपको नोटिस भी नहीं आएगा और सही टैक्स आप सरकार को जमा करेंगे तो सरकार को भी अच्छा खासा टैक्स मिलेगा। मुझे ये बताएं कि जिस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होती हैं एआईएस में, इसमें ब्याज को लेकर और आपके किस ट्रांजैक्शन पर या किस निवेश पर कितना टैक्स लगता है, क्या इस तरह की भी जानकारियां होती हैं? देखिए, ऐसी कोई जानकारी एआईएस में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स की बात करें, तो सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका स्लैब रेट पे जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो अगर तो मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो मुझे इसके ऊपर 30% टैक्स देना होगा अपनी इनकम में ऐड करके। और अगर मेरी इनकम 5 लाख से कम है, इसको ऐड करने के बाद भी, तो मुझे कोई टैक्स ही नहीं देना। तो कितना टैक्स देना है ये सरकार आपको नहीं बताएगी, लेकिन हाँ, किस चीज पे आपको टैक्स देना है और सरकार ये आपको जरूर बताएगी कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब आप रिटर्न को इस हिसाब से भरिए और टैक्स इवेजन ना करें। एक करदाता के लिए कितना ज़रूरी है एआईएस को बारीकी से समझना और जानना, और साथ ही अगर हमें इसको व्यू करना हो तो हम वो कहाँ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप इसको व्यू कहाँ कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आप लॉग इन करेंगे तो एक सर्विसेज का टैब आएगा, उसके जो लास्ट एंट्री है वो आपकी एआईएस की आती है। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक अलग पेज पे ले जाएगा और आपका पूरा एआईएस वो खोल के आपको दिखा देगा। उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और पूरा एआईएस आपका आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर क्योंकि ये इसी साल से शुरू हुआ है तो उसमें अभी एक ही अवेलेबल है, आने वाले सालों में ये आपका बाकी में भी अवेलेबल होगा। तो इसको देखना बहुत आसान है। और कविता, एक बार अपना दूसरा क्वेश्चन रिपीट करें, मेरे को थोड़ा सुनने में दिक्कत हुई। दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं उससे पहले मुझे ये जानना है कि एआईएस रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्ट ए और पार्ट बी दो तरह के हिस्से हैं जिनको आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। पार्ट ए, पार्ट बी में ऐसी कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो विभाजित हैं? देखिए, पार्ट ए जो आपका है उसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर और ऐसी जो बेसिक आपकी डिटेल्स होती हैं वो पार्ट ए में आपको देखने को मिलेंगी। और जो पार्ट बी है उसमें आपकी टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। तो पार्ट बी मेन पार्ट है, उसको पार्ट ए को भी चेक करना जरूरी है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, बट पार्ट बी थोड़ा सा मेन डॉक्यूमेंट है, उसको चेक करना ज्यादा जरूरी है कि उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो इसका मतलब ये है कि सरकार के पास एक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपके पैन से रिलेटेड है ही नहीं और आपको हो सकता है कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से नोटिस आ जाए। तो मुझे बताएं कि किस तरह से एआईएस टैक्स पेयर्स के लिए मददगार हो सकता है, क्यों ज़रूरी है एक आम करदाता के लिए इसको व्यू करना, इसको समझना और तमाम ट्रांजैक्शंस और अपनी फाइनेंशियल आपकी जितनी भी लेन देन है उसका ब्यौरा क्योंकि आपको इस स्टेटमेंट में मिलेगा, इसको जांचना परखना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, सरकार आपको बता रही है, ये बेसिकली आपका 26 एएस का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जो 26 एएस में जानकारी दी जाती थी वो भी इसलिए दी जाती थी कि हम आपको बता रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो आप अपनी रिटर्न को इससे मैच करके भरें। वहीं एआईएस में भी सेम ही चीज है कि सरकार आपको बता रही है कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप इससे मैच करके भरें। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत आ जाती है एआईएस में तो आप क्या करेंगे, क्योंकि सरकार के पास तो वो इन्फॉर्मेशन चली गई। अब वो सही है या गलत है ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि जो एआईएस है वो अभी रिलेटिवली न्यू है और फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, फुल्ली वैलिडेट नहीं हुआ है। तो उसमें एक फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है जिस ऑप्शन से आप सरकार को बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी गलत
है आपके पास, इसको आप रेक्टिफाई कीजिए और उसके बाद ही आप अपनी रिटर्न भरिए उस इंफॉर्मेशन को रेक्टिफाई करने के बाद। हालांकि कुछ लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि सीबीडीटी ने भी कुछ बोला कि अभी हम उसको उतना मान्यता नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उसको चेक करना, क्योंकि सरकार के पास, डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन के चलते अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन सरकार को देंगे, और सबसे बड़ी बात कविता ये है कि इससे फायदा ये है हमें कि जब हम रिटर्न भरने बैठेंगे तो हम कई चीजें भूल जाते थे कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन दिखानी है, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी या कुछ छोटी मोटी इनकम हम भूल जाते थे। अब वो आप भूल नहीं पाएंगे, वो आपकी एआईएस में दिखा रहा है। तो अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको फीडबैक के जरिए उसको करेक्ट कराना है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप भूल रहे हैं तो उसको चेक करके अपनी रिटर्न को आपको भरना है। तो हम एआईएस को ये समझे कि तमाम वित्तीय संस्थानों से आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स लेकर आपको एआईएस में मिल जाएगी। ये जो पूरा सिस्टम है एआईएस का, सरकार के नजरिए से अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या मकसद होगा गौरी? देखिए कविता, जैसे आजकल लोग जब रिटर्न भरने बैठते हैं तो वो लोग समझते हैं कि हमें अगर जैसे सैलरी आती है तो सैलरी का फॉर्म 16 आपको मिलता है, तो वो फॉर्म 16 हमने भर दिया अपनी रिटर्न में और हमारा काम खत्म हो गया। तो उसके अलावा वो और चीजों की तरफ देखते ही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है उसको सिर्फ जॉब से इनकम आ रही है, उसको और भी कई जगह से इनकम आती है। और अगर कोई कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है तो एटलीस्ट आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट तो ज्यादातर लोगों को आता है, जो रिटर्न में दिखाना चाहते ही नहीं है। तो अब सरकार ने ऐसा पूरा प्रोविजन बना दिया है, ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया है जिसकी वजह से आपकी जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी आपको दिखानी पड़ेगी। अब आप इससे चूक नहीं सकते। यहाँ पर एक और चीज़ है जो मुझे आपसे समझनी है, TIS का मतलब क्या होता है, जो कि AIS के साथ ही सरकार ने लॉन्च किया हुआ है, और इसमें किस तरह की जानकारी एक आम टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी की मैं बात कर रही हूँ, दी जाएगी? ये कितना अलग होगा AIS से? देखिए, इसमें कुछ अलग नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब आप अपना एआईएस खोलेंगे तो आपको दो कॉलम देखने को मिलेंगे, एक पीआईएस, एक एआईएस। दोनों सेम ही है। एआईएस आपका थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स उसमें देखने को मिलेंगी, और उसी की समरी आपको टीआईएस में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अलग नहीं है, आपकी कन्वीनियंस के लिए टीआईएस बनाया गया है कि जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठे और आपको कंसोलिडेटेड फिगर चाहिए, जैसे आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स आया, तो एआईएस में आपको वो अलग अलग कौन से बैंक से कितना अमाउंट आया वो सब देखने को मिलेगा। और वही आपको टोटल अमाउंट चाहिए, क्योंकि रिटर्न में आपको टोटल अमाउंट डालना है, तो वो आप टीआईएस से देख सकते हैं। तो वो समरी है, वो अलग नहीं है एआईएस से, दोनों एक ही है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो हमने TIS में देखा या AIS में देखा और ये हमने नहीं किया है, ये जानकारी गैर ज़रूरी है या गलत है, इसको ठीक कैसे कराया जाए, इसको कैंसिल कैसे कराया जाए? बिल्कुल कविता, इसे बहुत केसेस में हो रहा है। जब से एआईएस लॉन्च हुआ है हमने बहुत लोगों के एआईएस देखे हैं, इनफैक्ट सबके ही चेक करने के बाद ही रिटर्न हम लोग फाइल कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के हमने देखे हैं, उसमें एआईएस में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ट्रांजैक्शन उन्होंने नहीं की है या अगर की है तो उस अमाउंट की नहीं की है, और ऐसी जानकारी एआईएस में है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, और प्रेस रिलीज में भी ये बताया गया है कि फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है आपको। अगर जैसे आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट आपको एक्चुअल में मिला 10,000 रुपए और वहां पे दिखा रहा है 50,000 रुपए या 60,000 रुपए, तो आप फीडबैक के ऑप्शन में जाइए और उनको बताइए कि आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट सिर्फ 10,000 मिला है, 50,000 60,000 नहीं मिला है। तो सरकार डेफिनेटली आपकी बात मानेगी और उसको रेक्टिफाई करेगी, और आगे इसको इम्प्रूव करने में सरकार को मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो आप उसको गलत ना बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में गलत है तो भी उसको गलत बताएं, इससे सरकार को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। चलिए, मेरे ख्याल से जितना मुमकिन हो सका हमने चर्चा में काफ़ी सारे पहलू एआईएस को लेकर कवर किए हैं, लेकिन गौरी, कुछ दर्शक भी हैं जो अपने सवाल आपसे पूछना चाहते हैं और ख़ासतौर से एआईएस को लेकर ही सवाल पूछना चाहते हैं। और शुरुआत में जैसे मैंने पूछा आपसे अंतर क्या है 26 एएस और एआईएस में, तो हमारे दर्शक विजय बंसल भी यही आपसे पूछ रहे हैं कि 26 एएस और एआईएस के डेटा में आखिर अंतर क्यों होता है, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, अंतर इसलिए होता है क्योंकि 26 एएस अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है। उसको 26 एएस को बनाने के लिए सरकार एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन से आपकी जानकारी उठाती है। वहीं
एआईएस के लिए सरकार, जैसे आपने सुना होगा, एसएफटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हम बोलते हैं। तो जैसे उनकी रिपोर्टिंग होती है, वैसे ही सरकार ने अब हर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टिंग लेनी शुरू की है, जिससे उनकी छोटे छोटे अमाउंट भी अब डिपार्टमेंट के पास पहुंच रहे हैं। तो जो एआईएस है, आप कह सकते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न हो गया है, और जो आपका 26 एएस है वो अब बुढ़ा हो चुका है, वो आखिरी सांसें ले रहा है। जब आपका एआईएस ठीक से वैलिडेट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तो शायद 26 एएस को पुल बैक कर लेंगे और आपका एआईएस ही आगे चलता रहेगा। चलिए, एक और सवाल है हमारे दर्शक हार्दिक का, और ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि एआईएस में जानकारी कैसे और कब तक अपडेट हो सकती है, और अगर हमें इसमें कोई बदलाव करना हो तो क्या उसको लेके कोई समय सीमा है? देखिए, एआईएस तो आपका हर फाइनेंशियल ईयर अपडेट होगा, लेकिन जब अच्छा। आपको कोई चेंजेस उसमें करने हैं तो आप उसको साल खत्म होने के बाद एक बार चेक करें, अपनी रिटर्न भरने से पहले। जब आप रिटर्न भरने बैठेंगे, जब आप तैयारी करेंगे रिटर्न भरने की, सारी डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे करेंगे, बाकी चीजें चेक करेंगे, 26 एज चेक करेंगे, उसके साथ साथ आप एआईएस भी चेक करें। और अगर एआईएस में दिक्कत है तो फीडबैक डालें, उसको रेक्टिफाई कराएं, उसके बाद ही अपनी रिटर्न को आप भरें। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब अपनी रिटर्न भर दी है, इनफैक्ट एआईएस आने से पहले ही रिटर्न भर दी थी। तो उनके लिए भी जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखा था कि अगर आपको कोई ऐसी जानकारी एआईएस में देखने को मिलती है जो आपने एक्चुअल में की है, आपसे रह गई है, और आप उसको रिटर्न में दिखाना भूल गए हैं, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और रिटर्न रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी बार अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि एडवाइजरी तो यही है कि आप इसको एक ही बार रिवाइज करें, बार बार ना करें। बार बार रिवाइज करने से वो आपका स्क्रूटनी में आने का थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है। बट हाँ, एक बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन सही जानकारी सरकार को दें ताकि आगे के नोटिस से आप बचे रहें। तो यही एक रिवाइज करने पर ही हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है केसी चोपड़ा साहब का, और इनकी ना क्रेडिट्स गलत फाइनेंशियल ईयर में दे दी गई है, और इन्होंने आईटीआर ऑलरेडी अपना फाइल कर लिया है, तो क्या इसको रिवाइज किया जा सकता है? नहीं, इसमें देखिए दो चीजें हैं। अगर तो जो गलत साल में दिया गया है एआईएस में, यानी हाँ, कि एआईएस गलत हुई, आप हाँ, सही हाँ, हुए और हाँ। आपने सही रिटर्न भरी है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ना करें कि एआईएस में कोई भी जानकारी देखी और अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो रिटर्न भर रहे हैं वो आपको बिल्कुल सही भरनी है, जो सही जानकारी है वो ही भरनी है। तो एआईएस में फीडबैक ऑप्शन दिया गया है, फीडबैक ऑप्शन में जाके बताइए कि ये इस फाइनेंशियल ईयर को रिलेट नहीं करती है, ये इस फाइनेंशियल ईयर को रिलेट करती है। तो ये अगले साल आप ये जानकारी देंगे या पिछले साल की जानकारी थी तो आप दे चुके हैं, या जो भी है वो फीडबैक के ऑप्शन में आप लिख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। आपको रिटर्न रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो एआईएस के मुद्दे पे हमने काफी बारीकी से चर्चा की है, तमाम पहलुओं की जानकारी आपको दी है, सवालों के भी जवाब दिए हैं, लेकिन कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला मुद्दा जो कि आज हम मनी मंत्रा पे ले रहे हैं वो है एनबीएफसी से एजुकेशन लोन लेने का। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी आर्थिक संस्थाएं हैं, तमाम बैंक्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट, तो हम एनबीएफसी के पास क्यों जाए एजुकेशन लोन लेने के लिए? गौरी। देखिए, एनबीएफसी के पास लोग यूजुअली इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा इजी लोन मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिल जाता है, और एनबीएफसीज आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, जो बैंक्स भी देते हैं, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे नुकसान क्या है आपका, इसीलिए लोग जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, लोग एजुकेशन लोन के लिए ज्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही जाना प्रेफर करते हैं अब। ऑलराइट, तो ऐसे में आप जब एनबीएफसी से लोन ले रहे हो तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कविता, अगर आप एनबीएफसी से एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि आपको टैक्स बेनिफिट तो नहीं चाहिए। अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आप एनबीएफसी के पास नहीं जाएंगे, आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर सीबीडीटी ने अगर कोई एनबीएफसी को नोटिफाई किया है तो उनके पास जाएंगे। तो ये मेन चीज है। अगर आपको इंटरेस्ट वहां पे कम भी मिल रहा है
तो आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि अगर यहाँ पे आप इंटरेस्ट बचा रहे हैं तो दूसरी जगह से लोन लेने के बाद जब आप ईएमआई देंगे तो आपका हो सकता है टैक्स इतना बच जाए कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद देखना है कि आपको ज्यादा बेनिफिशियल क्या है। अगर आप हायर ब्रैकेट में आ रहे हैं इनकम टैक्स के, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर केसेस में आपको बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास लोन लेना ही बेनिफिशियल ज्यादा होना चाहिए। चलिए, ये एक अहम पहलू है क्योंकि एनबीएफसीज के पास जाकर लोन लेना, अधिकतर एजुकेशन लोन लेना लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आपको टैक्स बेनिफिट के लिहाज से यहाँ पर किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं है अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं एनबीएफसी से। लेकिन मनी मंत्रा में आगे हमारे पास और भी सवाल हैं दर्शकों के और भी मुद्दे हैं चर्चा के लिए, जिसमें से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके म्यूचुअल फंड पर या आपके किसी भी तरह के निवेश पर आपको टैक्स लगता है। शुरुआत हम म्यूचुअल फंड से करेंगे क्योंकि मनी मंत्रा पे अक्सर हम इसी की ही बात करते हैं। इक्विटी में पार्टिसिपेट करने का बेहतर जरिया है, बहुत ही बढ़िया तरीका है, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर लेते हैं। लेकिन जहां तक बात है टैक्सेशन की, और तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स पे अलग अलग तरह की टैक्सेशन होती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो हम पहले तो गौरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, और उसमें मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत करें ईएलएसएस कैटेगरी से, क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है। ठीक है, देखिए जो ईएलएसएस कैटेगरी होती है उसमें सबसे पहले तो आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको 3 साल तक उससे जुड़े रहना है। 3 साल से पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। अब ईएलएसएस का एक तो फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि इक्विटी से मतलब है कि ज्यादातर पोर्शन इसमें आपका इक्विटी का ही होता है, और कोई भी फंड जिसमें 65% से ज्यादा इक्विटी है उसको हम इक्विटी ओरिएंटेड ही मानते हैं। तो आप अगर बात करें ईएलएसएस फंड की, तो ये क्योंकि आप 3 साल के बाद ही बेच सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग टर्म बन गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म बनने के लिए किसी भी शेयर को या म्यूचुअल फंड को 1 साल का समय होता है, तो इसमें तो 3 साल का लॉक इन ही है, तो आपका ऑटोमेटिकली ये लॉन्ग टर्म बन गया। अब ये लॉन्ग टर्म बनने के बाद क्या हुआ कि पहले तो 2018 से पहले 1 अप्रैल 2018 से पहले इक्विटी के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, सरकार ने पूरा एग्जेम्प्ट किया हुआ था। लेकिन जो बजट 18 में आया उसमें 1 अप्रैल 2018 से 10% का टैक्स इक्विटी के ऊपर लगा दिया गया, जिसमें 1 लाख का आपको छूट मिलता है। तो आप कोई भी ईएलएसएस फंड को जब बेचेंगे 3 साल के बाद, तो आपको इसके ऊपर 10% का टैक्स देना होगा अगर ये 1 लाख से ज्यादा है तो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का लॉजिक भी समझना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए आप इक्विटी में निवेश करें या आप डायरेक्ट इक्विटी यानी शेयरों के जरिए निवेश करें, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या होगी और उसके मुताबिक किस तरह का टैक्स लगेगा? ठीक है, देखिए पहले लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। तो अगर आप 1 साल से ज्यादा यानी 12 महीने से ज्यादा किसी भी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रखते हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म बन जाएगा। वहीं अगर आप इसको 1 साल से पहले बेच देते हैं तो ये आपका शॉर्ट टर्म बन जाएगा। अब लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको बेच रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें आपको 10% का टैक्स देना होगा, और आपको इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। हालांकि बाकी एसेट्स को अगर आप देखेंगे, जैसे आपने घर बेचा या कुछ और प्रॉपर्टी आपने बेची, तो आपको उसके ऊपर इंडेक्सेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। और अगर आपका ये शॉर्ट टर्म है, यानी कि 1 साल से पहले आपने इसको बेचा, तो आपको इसके ऊपर फ्लैट 15% पे टैक्स देना होगा, और इस पे वो जो 1 लाख की छूट मैं आपको बता रही थी वो भी नहीं मिलेगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ कि 1 लाख तक का आपका जो मुनाफा है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? अगर मान लीजिए कोई लंबी अवधि का निवेशक है जिसने लगभग 5 या 10 साल तक का कोई निवेश किया हुआ है, तो इतने लंबे समय में टैक्सेशन का फायदा म्यूचुअल फंड्स में कैसे मिलेगा? देखिए जो 1 लाख की फिगर है, मुझे लगता है ये इसलिए लाए हैं क्योंकि पहले इस पे एग्जेम्पशन थी, इसके इक्विटी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब इक्विटी के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, तो इसके ऊपर सीधा 10% का टैक्स लगा है, जो कि काफी हाई है। पहले कुछ भी नहीं लेते थे, अब सीधा 10% का टैक्स ले रहे हैं। तो सरकार ने आपको थोड़ी सी छूट दी है कि आप 1 लाख तक आप इस पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं, और 1 लाख के ऊपर जो भी आपका गेन बनेगा उसके ऊपर हम आपसे फ्लैट रेट पे 10% पे टैक्स नहीं देंगे, और हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। तो इंडेक्सेशन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मिलना चाहिए। आने वाले
आगे 1-2 साल के बजट्स में हो सकता है सरकार इस पे इंडेक्सेशन दे। लेकिन हाँ, सरकार ने एक फायदा आप सबको जरूर दिया है, वो है ग्रैंडफादरिंग का, जिसमें सरकार ने ये बोला कि 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने शेयर्स खरीदे थे और 31 जनवरी 2018 के बाद आप उनको बेच रहे हैं, तो हम आपका जो रेट है, जो एफएमवी है, वो 31 जनवरी 2018 या एक्चुअल विचएवर इज हायर वो लेंगे। तो इससे आपका जो कैपिटल गेन है वो बहुत कम हो जाता है, सब्सटैंशियली कम हो जाता है, और आपको जो टैक्स देना होता है वो बहुत कम अमाउंट पे देना होता है अगर आपने पहले के शेयर्स खरीदे हैं। 2018 के बाद खरीदे हैं तो जिस रेट पे खरीदे हैं वही आपको लेना होगा। गौरी, आपने इंडेक्सेशन का जिक्र किया है। मेरे ख्याल से इंडेक्सेशन एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लगती है एक आम निवेशक को। तो हम डेट म्यूचुअल फंड्स और उसमें इंडेक्सेशन के फायदे पर जाएं। मुझे बताएं कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या है। ये इंडेक्सेशन बेसिकली आपको आसान भाषा में समझाओ तो आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने का तरीका है। हर साल जो इंडेक्स होता है वो सरकार रिलीज करती है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो सरकार आपको ये बोलती है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी उस हिसाब से होना चाहिए। यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी 2001 में खरीदी 10,000 रुपए में, तो आज के हिसाब से उसकी वैल्यू 10,000 रुपए नहीं होगी, शायद वो 1,00,000 रुपए होगी। तो हम आपको 10,000 के हिसाब से अगर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा कैपिटल गेन आ जाएगा। तो हम 10,000 के हिसाब से नहीं करेंगे, हम 1,00,000 के हिसाब से करेंगे, हम आज के हिसाब से करेंगे, आज की वैल्यू के हिसाब से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और इसके लिए इंडेक्स का यूज होता है। इंडेक्स आपको आसानी से गूगल पे मिल जाता है। सरकार हर साल का इंडेक्स रिलीज करती है और आपको उस हिसाब से फॉर्मूला लगा के इंडेक्सेशन को कैलकुलेट करना होता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन, शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन और किस तरह से क्योंकि 16 कैटेगरीज हैं अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो किसी भी ड्यूरेशन के लिए आप किसी भी डेट फंड में निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे गिना जाता है। देखिए, डेट में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। पहले तो मैं बता दूं डेट फंड्स होते कौन से हैं। तो डेट फंड्स होते हैं जो फंड्स 65% से ज्यादा डेट का अमाउंट रखते हैं। तो अगर किसी भी फंड में 65% से ज्यादा डेट है तो वो डेट फंड माना जाएगा। अब डेट फंड को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बनाने के लिए 3 साल का पीरियड देखा जाता है, 36 मंथ्स का। तो अगर आप 3 साल से ज्यादा कोई डेट फंड को होल्ड करते हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म बन जाएगा। 3 साल से कम का करते हैं तो ये आपका शॉर्ट टर्म बन जाएगा। अगर तो ये आपका लॉन्ग टर्म होता है तो आपको इंडेक्सेशन भी मिलता है और ये आपका 20% पे टैक्स होता है। अगर वही ये शॉर्ट टर्म है तो ये आपका स्लैब रेट पे जाएगा। अब स्लैब रेट से मेरा मतलब है कि अगर किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर है तो उसका जो हाईएस्ट स्लैब है वो 30% पे फॉल करेगा, तो उसको 30% का टैक्स देना होगा। वहीं अगर किसी की इनकम कम है, या तो 5 लाख से कम है तो कोई टैक्स देना ही नहीं होगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% का टैक्स देना होगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा, किसकी कितनी इनकम है उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, चर्चा को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन मनी मंत्रा पर आज हमने टैक्स का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि बहुत निवेशक हैं जो जब भी अपने लिए किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं तो ये नहीं समझ पाते हैं कि उस पर कितना टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। और क्योंकि हम सब आम टैक्स पेयर की गिनती में भी आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें आ रहे बदलाव और डेवलपमेंट्स पर भी आपको एक चेकलिस्ट दे दी जाए। तो गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने और दर्शकों को उनके टैक्सेशन में आज आपने सहायता की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनी मंत्रा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर लाइव भी हैं और आपके सवाल आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल 9619873567 पर। रुके